नमस्कार। कहते हैं कि रात कितनी भी काली हो, सवेरा होते ही हर कोने का अंधेरा छट जाता है। दुनिया में कोरोना के कहर की काली रात के बाद उम्मीदों का सवेरा होने लगा है। देश में भी कोरोना से हालात काबू में होते नजर आ रहे हैं। इसलिए अब दुनिया का फोकस फिर से चीन की चालबाजियों की तरफ होने लगा है। इसमें अमेरिका से आगे इस बार ब्रिटेन है। 19वीं सदी के मध्य में चीन और ब्रिटेन के बीच 2 लड़ाइयां लड़ी गईं। इन्हीं को अफीम युद्ध कहते हैं। दोनों ही लड़ाइयों में चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी। हुआ क्या था कि अंग्रेज चीन से चाय मंगाते और बदले में चीनियों को अफीम भेजते। अंग्रेजों के भेजे उसी अफीम का असर है कि चीनियों की बुद्धि जल्दी ठिकाने पर नहीं आती। इसीलिए अंग्रेजों ने एक बार फिर चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत को चीन के बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया है। ब्रिटेन के साथ 70 और देश भी शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या चीन की अति का अंत करीब आ चुका है? साउथ चाइना सी में हलचल क्यों तेज हो चुकी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। माओ के मुल्क की सरहदों पर बरसती आग इशारा कर रही है कि ड्रैगन के देश के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। चीन पर चाबुक चलाने के लिए समंदर की लहरों पर ही आक्रोश नहीं है, जमीन से लेकर आसमान तक ड्रैगन की नस्लों की हद तय करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। साउथ चाइना सी में जिस तरह से हर रोज चीनी चांडालों की करतूतों का सिरा लंबा होता जा रहा है, उसने महायुद्ध के आगाज का इशारा दे दिया है, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं। धार है, रफ्तार है, जबरदस्त वार है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा शाहकार चीन की हद की लकीर खींचने को तैयार है। चाइनीज वायरस को शिकस्त देने के बाद ब्रिटेन ने अब वायरस विलन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाज को साउथ चाइना सी के लिए रवाना कर दिया है। समंदर की सरहदों पर चीन की कब्जा नीति के खिलाफ ब्रिटेन का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इसीलिए सबसे ताकतवर जंगी जहाज की रवानगी के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद मौजूद रहे। वैसे तो कोरोना के कोहराम के बाद से ही अंग्रेज माओ के मुल्क से खार खाए हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। चीन से दुनिया किस तरह परेशान हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि HMS वैक्सीन एलिजाबेथ ब्रिटेन का सबसे अत्याधुनिक वॉरशिप है। इस जंगी जहाज को 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। 32 एयरक्राफ्ट के साथ ही इस युद्धपोत पर 3700 सैनिक तैनात हैं। LAC पर जहां चीन के बुजदिलों की टुकड़ी चूहों की तरह हमारी सरहद में घुसने की साजिशों में लगी है, तो ठीक उसी तरह ड्रैगन की नस्लों का जबड़ा समंदर को निगलने पर आमादा है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। कभी जंगी बेड़े उतारे जाते हैं तो कभी लड़ाकू विमान उड़ाए जाते हैं। लेकिन अब तमाशे का वक्त बीत चुका है। अब बारी बारूद बरसाने की है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक और उन सभी ठिकानों तक जहां भी माओ के वारिसों के पाप का सिरा जुड़ता है। इसीलिए ब्रिटेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। ब्रिटेन का युद्धपोत 2600 नॉटिकल मील का सफर तय करेगा। इस दौरान भारत समेत 70 देश मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। इनमें सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल साउथ चाइना सी में ही होनी है, जिसकी भनक भर से जिनपिंग के शागिर्द अभी से बौखला उठे हैं। चीन ने गीदड़ भभकी अमेरिका को दी, क्योंकि अमेरिका का डिस्ट्रॉयर चीन की कथित सरहद को पार कर गया था। लेकिन चीन का असली मकसद यूरोप के उन देशों को तेवर दिखाने का था जो चीन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। कोरोना के कहर के बाद साल 2020 में अमेरिका और चीन के बीच लगातार जंग का तनाव बना रहा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दुनिया के कई और देशों ने कैसे अपने अपने मोर्चे बना लिए हैं, देखिए। ताइवान, मकाओ, तिब्बत, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक चीन ने दुनिया के हर मुल्क को दर्द दिया है। इसीलिए माओ के मुल्क का हर पड़ोसी अब अपना हिसाब बराबर करने की तैयारी में है। फिलीपींस लगातार चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है। ताइवान चीन के विस्तारवाद का अंत करने को तैयार है। वहीं जापान ने ड्रैगन को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। जापान की ये ड्रिल शिजुओका के पूर्वी फूजी ट्रेनिंग इलाके में हुई। चीन जापान के सेनकाकू द्वीप पर अपना दावा कर रहा है। इसीलिए जापान ने चीन की सरहद के करीब बारूद बरसाकर अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया। 2 घंटे चली एक्सरसाइज में जापान के 3100 सैनिकों ने हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास के दौरान 45 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद रहीं।
जापानी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी इस मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लिया। खास बात यह है कि जापान ने इस पूरी एक्सरसाइज का सोशल मीडिया में लाइव टेलीकास्ट किया। जाहिर है चीन की सरहदों के किनारों पर उथल-पुथल मची है, इसीलिए जिनपिंग के शागिर्द भी सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज साउथ चाइना सी में पहुंचने वाला है, जो अकेला नहीं है। ब्रिटेन के युद्धपोत के साथ ब्रिटिश नेवी के 2 फ्रिगेट भी तैनात हैं, 2 डिस्ट्रॉयर और 2 सप्लाई शिप भी साथ चल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक सबमरीन भी इस जंगी काफिले में है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के 17 जंगी जहाज पहले से ही चीन के चक्कर लगा रहे हैं। इसीलिए हाल ही में चीन ने अपने सबसे नए वॉरशिप और सबमरीन को समंदर में उतारा था। इस मौके पर बीजिंग के तानाशाह जिनपिंग खुद मौजूद रहे थे। साफ है कि साल भर पहले जिस तरह के हालात थे, वही समीकरण फिर से बनने लगे हैं, क्योंकि वक्त भले ही बदल गया हो, माओ के वारिसों की विस्तारवाद वाली नीयत और जंगी फितरत नहीं बदली है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अमेरिका अकेला था, लेकिन अब ब्रिटेन समेत कई देश साथ आ चुके हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध की धधकती अग्नि का पहला शिकार इंसानियत होती है। क्योंकि आसमान से बरसता बारूद ये नहीं देखता है कि वो किसके सिर पर बरस रहा है। चंद रोज पहले इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में दुनिया ऐसा होता देख भी चुकी है, लेकिन इजरायली हमले में खंडर में तब्दील हो चुके गाजा में एक बार फिर बारूदी आहट सुनाई देने लगी है। यरूशलेम में फिलिस्तीनी शख्स के 2 इजरायली नागरिकों पर हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर हमास को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे ही बारूद बरस रहा था, ऐसे ही रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। क्या यही दृश्य फिर बनने वाला है? क्या यही हालात फिर होने वाले हैं? इजराइल ने हमास का आधा सत्यानाश कर भले ही गाजा में गदर पर अल्प विराम लगा दिया हो, लेकिन हालात फिर वैसे ही बनने लगे हैं। तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां एक बार फिर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों में झड़प हुई है। फिलिस्तीन के एक शख्स ने 2 इजरायली नागरिकों को चाकू मार दिया, जिसके बाद इजरायली पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी, जिसके बाद से यरूशलेम में फिर तनाव है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि हमास ने फिर हिमाकत की तो अंजाम पहले से भी खौफनाक होगा। नेतन्याहू ने हमास की हिमाकत का करारा जवाब देने की बात क्यों कही? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। 4 दिन पहले मिडिल ईस्ट में सीज फायर को हमास ने अपनी विजय करार दिया था। इतना ही नहीं, गाजा में हमास की मिलिट्री विंग ने बाकायदा परेड निकालकर जश्न मनाया। इसलिए नेतन्याहू ने हमास को फिर आखिरी वार्निंग ही नहीं दी, बल्कि एक्शन भी शुरू कर दिया है। हमास के खिलाफ दुनिया की सबसे खौफनाक और ताकतवर मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी को भी एक्टिव कर लिया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी तनाव के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की एलीट कमांडो फोर्स के प्रमुख डेविड बानिया को मोसाद का चीफ बना दिया है। इसका क्या नतीजा होने वाला है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर फिलिस्तीन पर क्या बारूद बरस सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोसाद का चीफ बदलने के पीछे नेतन्याहू की बड़ी रणनीति हो सकती है। 56 साल के डेविड बानिया को काफी सख्त स्वभाव वाला माना जाता है। 1996 में मोसाद में शामिल होने के बाद डेविड बानिया के बारे में दुनिया कम ही जानती है। माना जाता है कि उन्होंने इजराइल के लिए विदेशों में कई खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बानिया पिछले 20 साल से मोसाद के तजोमिक डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं। ये डिवीजन मोसाद के लिए एजेंटों की खोज करने और उनकी भर्ती करने का काम करता है। अपने पूरे करियर के दौरान डेविड बानिया ने सबसे ज्यादा समय तक इसी डिवीजन के चीफ के रूप में काम किया है। इसीलिए माना जा रहा है कि उन्हें इजराइल के दुश्मनों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। सवाल यह है कि क्या इजराइल हमास का खात्मा कर सकता है? इससे पहले हमास को जानिए। हमास का असली नाम इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट है, जिसका गठन 1987 के जन आंदोलन के दौरान हुआ था। हमास चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि यहूदियों के अस्तित्व को मिटाना है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है और पूरे फिलिस्तीनी इलाके में इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। इजराइल और करीब करीब सभी पश्चिमी देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। इसीलिए इजराइल हमास का सर्वनाश करना चाहता है, लेकिन ईरान समेत कई अरब देशों से मिलने वाली मदद की बदौलत हमास ताकतवर होता गया है, जिसका प्रमाण हाल ही में हुई जंग में मिल चुका है।
इजराइल के खिलाफ हमास ने बेहद ताकतवर रॉकेट और मिसाइलें दागी थीं, जो अक्सर किसी देश की फौज का हिस्सा होती हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने मोसाद का नया चीफ बनाकर हमास को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध को भड़काने वालों में तुर्की और पाकिस्तान सबसे आगे है, लेकिन दोनों ही मुल्कों को अपने पाप नजर नहीं आते। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों पर जुल्म सितम की तस्वीरें दुनिया के सामने आती रही हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के पाप का एक ऐसा प्रमाण दिखाते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कराची में सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकली, जिसके लिए शर्त यह है कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी किस काम के लिए है, ये जानकर दहशतगर्द मुल्क से नफरत और बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सरहद पार के पापी मुल्क में हिंदुओं की चीखें सुनी, हिंदू बेटियों की सिसकियां सुनी, घर से उठाकर कलमा पढ़वाकर जबरन मुसलमान बनाने वाले शैतान देखे, रोती बिलखती माएं, माथा पीटते पिता और इंसाफ के लिए तरसते भाइयों का दर्द देखा। लेकिन पाकिस्तान का जो पाप अब सामने आया है, उसे जानकर जिन्ना के मुल्क पर धिक्कार करेंगे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जो पाकिस्तान के पाप का सबसे नया प्रमाण है। जिन्ना के मुल्क का वो दस्तावेज जिसमें दहशतगर्द मुल्क में हिंदू ईसाइयों के साथ होने वाली ज्यादती का सबसे बड़ा सबूत है। कराची के स्वास्थ्य विभाग ने नई नौकरियों के लिए भर्ती निकाली, जिसमें 5 वैकेंसी सफाई कर्मियों के लिए भी हैं। लेकिन इन भर्तियों के आगे साफ लिख दिया गया है कि ये सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए ही हैं, जबकि बाकी भर्तियों में इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है। खास बात यह है कि इसमें साफ लिखा गया है कि स्वीपर की नौकरी के लिए हिंदू या ईसाई ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की इतनी ही हैसियत है। इसलिए ये सिर्फ पाकिस्तान के पाप का प्रमाण ही नहीं है, बल्कि ये भी साफ हो चुका है कि सरहद पार हिंदू और ईसाइयों से किस तरह भेदभाव होता है। ऐसा पहली बार नहीं है पाकिस्तान में जब सफाई कर्मियों के लिए गैर मुस्लिमों को अप्लाई करने के लिए कहा गया हो। पाकिस्तान में इस तरह का भेदभाव समय समय पर सामने आता रहा है। पिछले साल पाकिस्तानी फौज ने भी इसी तरह की भर्तियां निकाली थी, जिसमें ऐसी ही शर्त रखी गई थी कि स्वीपर की वैकेंसी के लिए गैर मुस्लिम ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शन भी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वही सच्चाई है। इसका प्रमाण एक बार फिर सामने आ चुका है। लेकिन इमरान खान के सत्ता में आने के बाद उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे। जिन्ना के मुल्क के नाकारा सुल्तान की जुबान से मक्कारी का जो फलसफा निकला वो फरेब है, जिसमें पिसकर पाकिस्तान में गैर मुस्लिम माटी के मानिंद हो चुके हैं। हकीकत तो ये है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद की गद्दी पर बैठने के पहले ही दिन मौलाना का चोला ओढ़ लिया था। इसीलिए पाकिस्तान से अल्पसंख्यक छलनी से रेत की तरह रिश्ते चले गए। सच्चाई यही है कि जिन्ना के मुल्क में गैर मुस्लिम होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान एक ख्याल था जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीकत की जमीन पर उतारने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना भूल गए थे कि उन्होंने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया है। लेकिन पाकिस्तान दोनों में से कुछ भी नहीं बन पाया। इसीलिए आज सरहद पार का मुल्क बर्बादी के मुहाने पर है। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।